Good morning, students. How are you? I hope you all are quite well at your homes. Today, we will continue the previous chapter, Molecular Basis of Inheritance. And our today's topic is replication of DNA. What is replication of DNA? The process of self-duplication of DNA is known as replication of DNA. It means formation of DNA from DNA is known as replication of DNA. Now, the time and place of DNA replication यानी कि DNA replication कब और कहाँ पर होता है? It occurs during the cell cycle. जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, जो सेल साइकिल होती है सेल डिवीजन के ड्यूरेशन के टाइम पर, उसी सेल साइकिल की जो एस फेज होती है, जैसे कि आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे हो, एस फेज मीन्स सिंथेसिस फेज ऑफ इंटरफेज. क्योंकि जो सेल साइकिल आपने पढ़ी थी वो कई स्टेजेस में डिवाइड होती है, उसमें इंटरफेज जो स्टेज होती है उसकी भी सिंथेटिक फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है. नाउ द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. व्हाई इट इज कॉल्ड सो? ये ऐसा क्यों कहा जाता है, डीएनए के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. जब डीएनए से डीएनए बनता है तब दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उन सेपरेट हुए डीएनए के सामने उनके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर्स होते हैं वो आकर के हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़ने शुरू हो जाते हैं. यानी कि अगर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सपोज ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए. यहाँ पर अगर इसमें एडेनिन है तो इसके साथ में थाइमिन जुड़ जाएगा. अगर यहाँ पर थाइमिन है तो उसके सामने एडेनिन जुड़ जाएगा. यहाँ पे अगर ग्वानिन है तो इसके सामने साइटोसिन जुड़ जाएगा. और यहाँ अगर साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन जुड़ जाएगा. तो इस तरह से एक स्ट्रैंड के सामने दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है. इसी तरह से यहाँ पर होता है, सपोज यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन जुड़ जाएगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पर ग्वानिन जुड़ जाएगा, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन. तो इस तरह से क्या होता है कि दो स्ट्रैंड बन जाते हैं. यानी कि पहले एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं और उसके बाद इनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से इनके सामने आकर के जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और इस तरह से दो डीएनए स्ट्रैंड बन जाते हैं. जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जो दो डीएनए स्ट्रैंड अलग हुए और इनके सामने ये जो दो न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर ये बने हैं, ये न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर बने हैं. तो यानी कि जो न्यू स्ट्रैंड ये बन रहे हैं, लेकिन कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड, एक डीएनए किसको हम कहेंगे, एक डीएनए स्ट्रैंड ये और एक डीएनए ये, इसमें ये तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है. इसी तरह से इस वाले में ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये एक न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड है. तो ऐसे रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, जिसमें कि डीएनए के दो स्ट्रैंड जो बन रहे हैं उनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली फॉर्म्ड होता है और एक जो है वो पेरेंटल डीएनए का ही होता है. इस बात को मेसेल्सन और स्टॉल, जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, इन्होंने जो है इसको प्रूव भी किया. इनका पूरा नाम था मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल. इन्होंने ई कोलाई जो बैक्टीरिया था, जो ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में भी कॉमनली पाया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया था उसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, नॉर्मली कॉमन नाइट्रोजन जो कि N14 होती है उसके होते हैं. इन्होंने उस बैक्टीरिया का कल्चर किया आर्टिफिशियल मीडियम में और उसमें जो नाइट्रोजन प्रोवाइड की वो की N15 वाली. तो उसमें क्या हुआ, कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन तक उन्होंने ई कोलाई का कल्चर किया, किसमें, N15 वाले कल्चर मीडिया में. तो जो डीएनए बना उसके दोनों ही स्ट्रैंड कैसे थे स्टूडेंट्स, उसके दोनों ही स्ट्रैंड कैसे थे, डीएनए विद N15. यानी कि जो नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट थी वो हैवी नाइट्रोजन थी एज कंपेयर टू नॉर्मल नाइट्रोजन. अब इसके बाद अब ऐसा डीएनए जिसके दोनों स्ट्रैंड हमें पता है कैसे हैं,
N15 यानी कि हैवी नाइट्रोजन वाले हैं। ऐसे को फिर इन्होंने किस कल्चर मीडिया में रेप्लिकेट किया? N14 वाले कल्चर मीडिया में रेप्लिकेट किया। यानी कि इस जो ई कोलाई था उसको कल्चर किया किस में किया? इन्होंने N14 वाले कल्चर मीडिया में फिर से इन्होंने इसको कल्चर किया। तो इसमें क्या हुआ, जब फर्स्ट रेप्लिकेशन इसका यहाँ पर हुआ तो जो न्यू डीएनए बने उनमें एक स्ट्रैंड जो था, जो कि यहाँ पर आपको डार्क मार्कर से शो हो रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे वन स्ट्रैंड जो है वो तो डीएनए विद N15 था, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड आप ये देख रहे हो ये वाला, ये N14 वाला ही था। जैसे कि एक डीएनए बना तो उसमें जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वो N15 वाला था और जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए था वो N14 वाला ही था। तो इसी तरह से नेक्स्ट कल्चर मीडिया में भी इसी तरह से हुआ। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो पेरेंटल डीएनए, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल डीएनए का होता है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो हमेशा ही न्यूली फॉर्म्ड होता है। और इसी टाइप के रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की, कि डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और किस तरह से होता है। जो कंप्लीट प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए होता है उसमें नॉर्मली जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में 4 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट पाए जाते हैं, जिनको हम देख सकते हैं DAMP। इसका मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ये एटीपी की एनर्जी को गेन करते हैं और सभी मोनोफॉस्फेट जो है यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट और थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट। तो ये क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड स्टेप है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन यानी कि ऐसा ही नहीं कि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए में किसी भी जगह पर शुरू हो जाता है। इसके लिए पर्टिकुलर स्पेसेस होते हैं जिनको हम रेप्लिकेशन ओरिजिन या फिर इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। ये वो प्लेसेस होते हैं जहां पर नाइट्रोजनस बेसिस की जो संख्या होती है पेयर्स की वो 100 to 200 तक होती है और ई कोलाई में कॉमनली 245 नाइट्रोजनस बेसिस वहां पर पाए जाते हैं। और एक खास बात यह है कि इनिशिएशन पॉइंट जो भी होगा वहां पर हमेशा ही एडिनोसिन और थाइमिन बेस पेयर्स की क्या होगी? अधिकता होगी ही होगी। जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनके डीएनए में केवल एक ही क्या होता है? रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है और वो उस स्थान पर होता है जहां पर कि डीएनए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इस जगह को हम ओरी सी भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है बैक्टीरिया का उसमें केवल एक ही सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर वो खत्म भी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए में। यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो काफी लंबे होते हैं और उनमें रेप्लिकेशन कई जगह एक साथ स्टार्ट हो जाता है। अब हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे स्टूडेंट्स, अनकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्ड डीएनए। यानी कि डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में सुपर कॉइल होते हैं, जैसे कि हम न्यूक्लियोसोम मॉडल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें इनकी अनकॉइलिंग किस तरह से होती है? क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए जो है वो बहुत ही सीमित स्थानों पर और बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड रहते हैं। तो अनकॉइलिंग के लिए यहाँ पर टोपो आइसोमेरेज, कौन सा एंजाइम स्टूडेंट्स? नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है ये हेल्प करते हैं। टोपो आइसोमेरेज 2 तरह के होते हैं, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट एंड टोपो आइसोमेरेज सेकंड। टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है वो ये है कि टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उनमें केवल एक ही स्ट्रैंड में कट जो है वो करता है और कट के खुलते ही वहां पर फिर से उसको बंद भी कर देता है। लेकिन जो सेकंड है टोपो आइसोमेरेज सेकंड,
उसका फंक्शन ये होता है कि वो डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड में एक ही साथ कट जो है वो उत्पन्न करता है, और डीएनए जब खुल जाता है तो उसको फिर से बंद भी कर देता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए में जो रेप्लिकेशन फोक बनती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि रेप्लिकेशन फोक क्या होती है। या हम ये कहें कि डीएनए से डीएनए जब बनता है तो वो कभी ऐसा नहीं कि डीएनए से डीएनए बनेगा, उसमें हमेशा ही सबसे पहले आरएनए का एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसमें 50 to 100 राइबो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि डीएनए के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो एक बार फिर से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आरएनए प्राइमर क्या है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कभी भी डायरेक्ट डीएनए से डीएनए नहीं बनता है। सबसे पहले डीएनए में जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वहां पर छोटा सा आरएनए का जो एक पीस है वो बनता है, जिसमें 50 to 100 तक राइबो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स।